Yes, Honorable Minister. उपसभापति महोदय, गृह मंत्रालय से संबंधित जो वर्किंग है, जो कामकाज है, उस पर कल से ही सदन में चर्चा चल रही है और कल भी बहुत सारे सदस्यों के भाषण को जब मैं यहां उपस्थित नहीं था तब भी टेलीविजन पर मैंने सुना, क्योंकि हमके संसद के दूसरे सदन लोकसभा में भी मुझे कुछ काम करना था, इसलिए मैं सभी के भाषण को नहीं सुन पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अधिकांश अपने सम्मानित सदस्यों के भाषण को मैंने सुना है, बहुत ही गौर से सुना है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण हमारे सभी संसद सदस्यों ने दिए। उन सारे सदस्यों के प्रति मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस समय असमंजस की स्थिति में अपने को पा रहा हूं कि अपनी बात की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की वर्किंग पर यह डिस्कशन हो रहा है। पहले हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि होम मिनिस्ट्री के पास मैंडेट क्या है, होम मिनिस्ट्री का विजन क्या है, होम मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग कैसे होती है, कितने डिविजन्स हैं, क्या क्या काम होते हैं, इसकी भी संसद को मैं जानकारी दूं। सामान्यतः यह परंपरा रही है, जब कभी भी होम मिनिस्ट्री की वर्किंग पर चर्चा हुई है तो संबंधित विभाग के गृह मंत्री यदि खड़े हुए हैं तो किस प्रकार की फंक्शनिंग उस मिनिस्ट्री की है उसकी चर्चा करते रहे। लेकिन यदि बहुत विस्तार में जाकर मैं उसकी चर्चा करूंगा तो मैं समझता हूं कि लंबा समय लगेगा। हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो भी विचार व्यक्त किया है, उनके सभी मुद्दों पर तो विचार व्यक्त करना इतने अल्प समय में घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे में संभव नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ, एक एक, दो ऐसे जो प्रमुख मुद्दे उन्होंने इस सदन में उठाए हैं उस पर अपना मैं विचार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले केवल 15 से लेकर 20 मिनट में ही होम मिनिस्ट्री की वर्किंग के बारे में, होम मिनिस्ट्री के मैंडेट के बारे में, विजन के बारे में मैं 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हो सकता है कि हमारी कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा विषय हो जिस पर कि आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं, उस पर आपके मन में नाराजगी नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि मैं संवाद में विश्वास रखता हूं। यदि उस संबंधित विषय पर कोई तर्क करना चाहता होगा, बहस करना चाहता होगा, बातचीत यदि करना चाहता होगा, तो जब चाहेगा वह, तब उसको मैं समय देने के लिए तैयार हूं और उसके साथ संवाद करने को तैयार हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबसूरत यदि कोई है, उपसभापति महोदय, तो संवाद ही है। हम संवाद किसी के साथ नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने मैंडेट और विजन की मैं थोड़ी चर्चा पहले कर देना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, जहां तक होम मिनिस्ट्री का सवाल है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र बलों का प्रबंधन और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन आदि, यह बहुत सारे मुद्दे इसमें महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस संबंधित जानकारी राज्यों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फोर्स मुहैया कराना, उन्हें वित्तीय सहायता देना, यह सब हमारी प्रमुख जिम्मेदारियां। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे गृह मंत्रालय की है, जी हाँ, सब है। यदि मैं करूंगा, ऐसे लगभग 21-22 डिवीजन्स हैं हमारे यहाँ, मैं सबके नाम की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सबको जानकारी बहुत सारे लोगों को इस संबंध में है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश के अवाम को, देश के नागरिकों को वह सम्मान की जिंदगी जी सकें और सुरक्षित जिंदगी जी सकें। यह इंश्योर करना, यह सुरक्षित करना, यह सुनिश्चित करना, यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है विशेष रूप से, सब मिला जुला कर। चाहे वह किसी जाति के हों, चाहे वह किसी पंथ के हों, किसी मजहब के हों, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हों, चाहे वह पुरुष हों अथवा स्त्री हो, चाहे छोटा मासूम बच्चा ही क्यों न हो। इतना ही नहीं, मां की गर्भ में भी यदि बच्चा यदि पल रहा है तो वह भी सुरक्षित रहना चाहिए, इसकी भी चिंता करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। ये इतना बड़ा एक लक्ष्य हमारे गृह मंत्रालय के समक्ष रहता है। जहां तक फोर्सेस का सवाल है, हम सामान्यतः सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो भी हमारे पास सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। समाज के गरीब लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी जो आवश्यक कदम होते हैं, कानूनी स्तर पर भी मदद मुहैया कराने की आवश्यकता होती है, तो वह भी हम उपलब्ध कराते हैं। यदि उनके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार यदि करने की कोशिश करता है, तो हम यह अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकारों की यह पहली जिम्मेदारी बनती है, वह उन्हें कमज़ोर लोगों को वह सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लेकर जो यहाँ पर चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें उसमें पूरी तरह से सच कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि सचमुच पुलिस को जो आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, अथवा जो हमारी केंद्रीय सुरक्षा बल है उन्हें जो आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, वह नहीं हो पाई हैं। उसकी कमी के कारण भी उनके मनोविज्ञान पर असर पड़ता है, उनकी मन स्थिति पर असर पड़ता है। और यह भी मुझे कहा गया कि लगभग दिल्ली में ऐसे 10% पुलिस फोर्स है जो मानसिक रूप से वह बीमार हैं। यह जानकारी हमारे एक माननीय सदस्य ने दी है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कि अभी सच्चाई क्या है, लेकिन चूंकि हमारे संज्ञान में उन्होंने लाया है तो मैं इसे देखूंगा। लेकिन हमारा गृह मंत्रालय इस हकीकत को समझता है कि कहीं न कहीं कोई कमी है, इसे दूर किया जाना चाहिए। पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम भी हम करते हैं। पुलिस के जवानों को और क्या सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, वह भी हम करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक परसेप्शनल चेंज लाने की दृष्टि से भी समय समय पर उनका प्रशिक्षण भी, यह कार्यक्रम भी हम चलाते रहते हैं। यह गृह मंत्रालय बराबर करता रहता है। महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते हुए अपराध हैं, यह भी केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए यह एक गंभीर चिंता के विषय है। अब इस संबंध में भी अब हम लोगों ने एक नई परंपरा चलाई है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स दर्ज कराने की, FIR दर्ज कराने की जो है व्यवस्था हो। कुछ स्थानों पर इसे हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और साथ ही साथ इस सुविधा को बहुत ही यूनिफाइड तरीके से कैसे इस सुविधा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में भी हम लोगों ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। और इसके अतिरिक्त इल्लीगल इमिग्रेशन, अवैध जो यहाँ पर भारत देश में लोगों का आना हो रहा है, उस संबंध में भी हमारे गृह मंत्रालय ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इस देश में हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसे इंडियन सिटीजन कार्ड जारी करेंगे। और मैं समझता हूं कि 3 से लेकर 4 वर्ष के अंदर हम इस काम को पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, हाँ समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। नॉर्थ ईस्ट यह बहुत ही एक संवेदनशील हमारा ये देश का एक भाग है। मैं जानता हूं कि वहाँ पर इंसर्जेंसी के कारण एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उन किस प्रकार की वहाँ पर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स है उसकी चर्चा न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी शांति को सुनिश्चित करने के लिए हमने यह तय किया है, जो इस प्रकार के ग्रुप्स हैं, यदि वह डायलॉग करने को हमसे तैयार होते हैं तो हम उनके साथ सीधे डायलॉग करेंगे, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। भारत के संविधान के दायरे में हम उनके साथ जो है बातचीत करेंगे और समस्याओं का समाधान निकालने की हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, इसे मैं स्वीकार करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की ओर पहले जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। नॉर्थ ईस्ट का जो एक विकास ठीक तरीके से न होने के कारण भी वहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को भी हम एहसास कराना चाहते हैं कि वे भी भारत के नागरिक हैं। भारत के अन्य भागों में रहने वाले नागरिकों को जो सुविधाएं मुहैया होती हैं उससे कभी भी उन्हें वंचित नहीं रखा जाएगा। उप सभापति महोदय, जहां तक कुछ आत्मसमर्पण करने वाले कुछ सरेंडर भी करते हैं जो कि इस प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों में लंबे समय तक शामिल रहते हैं और उनको यह लगता है कि
सचमुच इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, तो उनके लिए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी हम लोग गृह मंत्रालय की एक योजना है जिसके माध्यम से उनका रिहेबिलिटेशन भी हम करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में वहां के नवयुवकों का भी समायोजन होना चाहिए। इसलिए अलग से हम लोगों ने तय किया है कि 2 सहायक बटालियन हम यह गठित करेंगे जिसमें कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों की जो है भर्ती की जाएगी। पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते दोस्ताना हों, और इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि हमारे रिश्ते दोस्ताना होने चाहिए। किसी के साथ हम अपने कटु रिश्ते बनाकर नहीं रखना चाहते, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता कि हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर यह कहा करते थे कि दोस्त तो बदल सकता है लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता। इसलिए पड़ोसी के साथ बराबर बेहतर रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और सचमुच हम अपने देश में यदि शांत और सुरक्षा के हालात यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी उपसभापति महोदय आवश्यक है कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। सचमुच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते इस देश के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए जो पहल की है, मैं कह सकता हूं कि उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी भारत के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो तो उसमें भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के सारे जितने प्रीमियर्स हैं, जितने प्रमुख हैं, वो भाग लेने के लिए पहुंचे हों। यह पहली बार ऐसा हुआ है। माने शपथ लेने के पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया सारे पड़ोसी देशों को कि हम आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमने हाथ बढ़ाया, और थोड़ा बहुत भी यदि वह हाथ बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि अब तक जो कामयाबी हमें हासिल नहीं हो पाई है वह कामयाबी निश्चित रूप से हासिल होगी। इल्लीगल माइग्रेशन पर भी अंकुश लगाने में मैं समझता हूं कि उन देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे कि हम माओवाद, कभी कभी कोई जो कलकत्ता में नक्सलवाद के नाम से शुरू हुआ था तो उसको नक्सलवाद भी लोग कह देते हैं। यह हमारे देश के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नक्सलवाद की समस्या से इस देश को निजात दिलाने के लिए हम एक तरफा नहीं सोचते। इसके सामाजिक पहलुओं पर भी हमारी नजर है कि जिन सामाजिक समस्याओं के कारण भी यदि यह समस्या यदि पैदा हुई है तो उसका भी समाधान होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल खुलेआम किसी को हिंसा करने की इस देश में हमारी सरकार इजाजत नहीं देगी। उसके लिए चाहे जितने भी कठोर कदम उठाने होंगे हम कठोर कदम उठाएंगे। यदि कोई कहता है कि हम बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो यदि वो हथियार रखकर यदि बातचीत करना चाहता है तो हम बातचीत करने के लिए भी उपसभापति महोदय पूरी तरह से तैयार है। हथियार लेकर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी इसमें जाने गई, और सरकार इस माओवादी विद्रोह का सामना करने के लिए वर्तमान जो उसकी स्ट्रेटजी है उस पर हम उसकी एक बैठक कर चुके हैं, और हम विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सुरक्षा और विकास संबंधित उपायों का एक कन्वर्जेंस बनाकर हमारे उपेक्षित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण का उद्देश्य कैसे पूरा किया जा सके। इस दृष्टि से भी हम लोग अपनी तरफ से, जैसे वहाँ पर स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, ताकि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वहाँ के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वह पूरी हो सकें, यह हमारी कोशिश है। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में एक परसेप्शनल चेंज लाने के लिए भी किस प्रकार का कैंपेन चलाया जा सकता है वह भी हम चलाने पर विचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं जानता हूं कि लगभग 56,000 से अधिक लोगों को वहां से माइग्रेट करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में, यह कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं।
लेकिन सभी सामान्य सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि जो भी हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, हम सबकी इच्छा है, हमारी सरकार की यह इच्छा है, केवल इच्छा ही नहीं उपसभापति महोदय, हमारा यह फर्म कन्विक्शन है कि जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स बाहर हैं उन्हें हम फिर से कश्मीर में लाना चाहते हैं, रिवाना चाहते हैं, और उनका हम पुनर्वासन यानी उनका रिहेबिलिटेशन हम यहाँ करना चाहते हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न भी हम लोगों ने इस बार के 2014 और 15 के बजट में वह कर दिया है, क्योंकि यह बहुत ही एक जज्बाती सवाल है कि अपने ही देश का कोई नागरिक अपने ही देश में वह शरणार्थी बनकर रहे। मैं समझता हूं कि कोई भारत का नागरिक इसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि सभी को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो नागरिक भारत में अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को जहां पर वह मूलतः रहते थे और वहां जाना चाहते हैं, तो वहां पर उनके रहने की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह सबकी इच्छा होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह कदम उठाया है कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स को हम फिर से वहां ले जाकर बसाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और उपसभापति महोदय, जहां तक आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए एक हम एक्शन इंटेलिजेंस, यह भी हम इसका जो कलेक्शन करते हैं, इसका डाटाबेस तैयार करते हैं, और साथ ही साथ एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की भी हम स्थापना कर रहे हैं। यह भी जानकारी में लाना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आतंकवाद संबंधी सभी अपराधों की जांच करने के लिए और प्रोसिक्यूशन वगैरह भी ठीक तरीके से हो, समय पर हो, तो 2008 में जो हमारी यह पिछली सरकार थी, उस समय ही एक NIA एक्ट था। NIA एक्ट के अंतर्गत NIA का गठन किया गया था। जल्दी से जल्दी इन मामलों का निस्तारण हो सके, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की भी स्थापना की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ स्पेशल कोर्ट्स और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। एक फेक इंडियन करेंसी का मामला भी एक चिंता का एक विषय बना हुआ है। इस फेक करेंसी की समस्या से निपटने के लिए चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हों और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, आपस में इंटेलिजेंस इनपुट की शेयरिंग करती हैं, मैंने शेयर करती हैं, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने इसके लिए FCORD एक समन्वय समूह, एक कोऑर्डिनेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया है। बॉर्डर मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, हमारे ये जो सबसे पहले वक्ता थे हमारे दवे जी, उन्होंने भी इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है कि वहाँ पर फेंसिंग तो होती है, लेकिन फेंसिंग पुरानी पड़ जाती है, टूट जाती है, और फिर उसके बाद जो फेंसिंग बदलना चाहिए वो नई बदली जाती है, नई फेंसिंग नहीं लगती है, फिर लाइटिंग वगैरह की बहुत सारी उन्होंने शिकायतें की थी। लेकिन इस बॉर्डर्स की फेंसिंग की व्यवस्था कैसे यह मुकम्मल की जाए, इसकी हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और पुरानी जो फेंसिंग्स हो गई हैं अथवा बिल्कुल जिन्हें बदलने की आज आवश्यकता है, तो उनके बदलने की दिशा में भी हम लोगों की तरफ से एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं। और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल सलूशन क्या क्या हो सकते हैं, इस संबंध में भी हमारी होम मिनिस्ट्री बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। कोस्टल सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है, कोस्टल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी हम लोगों ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, और जो हमारी कानूनी और सुरक्षा का जो ढांचा है, इन दोनों में जो मौजूदा कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। नारकोटिक्स, हीरोइन, गांजा, हशीश, इन सब सारी चीज़ों की जो स्मगलिंग होती है, इसे भी रोकने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। और भारत सरकार ने एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 2008 के बाद पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि 116 एडिशनल फोर्स की बटालियंस के बारे में स्वीकृति दी थी, और उसके गठन का सिलसिला भी यह प्रारंभ हो चुका है। इनमें से 2013 और 14 तक 56 बटालियन का यह गठन हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि
21 बटालियंस और ऑर्गेनाइज करने का, उसमें रिक्रूटमेंट का काम इस समय चल रहा है। और 2014-15 में 13 और एडिशनल बटालियन, और जिसमें कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 4 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में 3, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 4 और सशस्त्र सीमा बल में लगभग 2 बटालियन गठित करने का हम लोगों ने फैसला किया है। मैं समझता हूं कि हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं और जो उनकी हमारे और उनके बीच जो सीमाएं हैं, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी सिक्योरिटी में ये फोर्स हमारी बढ़ जाने के कारण निश्चित रूप से हमें सुविधा होगी। जो हमारी स्टेट की पुलिस है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए भी एक फंड हमारे यहाँ होता है और सभी राज्यों को हम अपनी तरफ से फंड जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यदि सम्मानित सदस्य जानना चाहेंगे तो उन्हें मैं जानकारी दे दूंगा कि अब तक पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए राज्य सरकारों को कितना धन मुहैया कराया गया है, इसकी भी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ ये जो हमारी बड़े बड़े शहर हैं, जो जिन्हें महानगर कहते हैं, यहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने के लिए एक लगभग 432.90 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ 6 महानगरों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ की पुलिस व्यवस्था को अपग्रेड करने और वहाँ टेक्नोलॉजिकल सारे सिस्टम का अधिकतम प्रयोग बढ़े, इसको इंश्योर करने के लिए, और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए हमारे गृह मंत्रालय ने प्रभावी कदम उठाए हैं। पुलिस की ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। और जहाँ तक नए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 17 नए ट्रेनिंग सेंटर्स मंजूर किए जा चुके हैं। 13 मौजूदा संस्थान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, अपग्रेड किए जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। इसमें अन्य बातों के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 2 भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, जिसे RTC कहते हैं, और 3 RTC, 1 CIJW स्कूल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 1 CTC, 3 RTC की स्थापना और मौजूदा 5 RTC को अपग्रेड करना, 1 कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जंगल युद्ध कौशल एवं रणनीतिक कुशल स्कूल, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 2 CIAT स्कूल और सशस्त्र सीमा बल के लिए 3 RTC शामिल हैं। जो यह सब सारे खोलने का फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से हुआ है। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करने के लिए, ताकि आतंकवादी अथवा दुनिया के दूसरे देशों से लोग हमारे भारत में न आ पाएँ, इसके लिए रोबस्ट स्ट्रेटेजिक लिंकेजेज स्थापित किया गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने पहले चर्चा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार बनते ही हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अभी सार्क कंट्रीज के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना, और बहुत ही कामयाब यात्रा प्रधानमंत्री की उसमें रही है। और जो सार्क देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते और अधिक बेहतर होंगे, ऐसा हम सबका पूरा विश्वास है। आतंकवाद और ये जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए भी, ताकि जो पुलिस बल को कुछ और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके संबंध में भी उन्हें जानकारी दी जा सके। हम लोगों ने कुछ पूरा जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। जुडिशियल सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग, इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं, और उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में क्या हो रहे अपराधों को लेकर कभी कभी लोगों को चिंता होती है, लेकिन दिल्ली के अपराधों में कमी आ सके और लोगों का जनजीवन भारत की राजधानी इस दिल्ली में सुरक्षित रहे, इसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उन सब सारे कदमों की यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। एक तो 100 और 1091 पर कॉल को सुनने वालों की संख्या पहले कम थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है, और सभी पुलिस थानों में 24/7
महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं सभी थानों में, और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल के 522 पदों को महिला कांस्टेबल के पदों पर उनका कन्वर्जन, और साथ ही साथ 306 महिला सब इंस्पेक्टर्स एवं 778 महिला कांस्टेबलों के एडिशनल पोस्ट अतिरिक्त पद का सृजन, यह भी हमारा यह प्रोसेस चल रहा है। महिला विद्यालयों एवं विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के साथ परस्पर म्यूचुअल डायलॉग हमारे पुलिस फोर्स का होता रहे, यह भी उन्हें निर्देश जारी किया गया है। और साथ ही साथ वह स्वयं सेल्फ प्रोटेक्शन यह नौजवान, यह बच्चे, यह युवक और युवतियां कैसे कर सकते हैं, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी काम हमारी पुलिस के द्वारा इस समय दिल्ली में किया जा रहा है। जो बच्चे खो जाते हैं, ऐसे बच्चों की कैसे उन्हें फिर कैसे ऐसे बच्चों की को उनकी रिकवरी की जा सके, इसके संबंध में भी हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं। और साथ ही साथ हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके द्वारा ट्रैक चाइल्ड नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल भी तैयार किया गया। सीनियर सिटीजन्स की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था हो सके, इसकी समय समय पर हम लोग समीक्षा भी करते रहते हैं कि इसकी क्या प्रगति हुई है। लेकिन यह हमारी सरकार का यह कमिटमेंट है कि यह सीनियर सिटीजन्स यह सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि घटनाएं प्रायः ऐसी हम सबको सुनने को मिलती हैं कि सीनियर सिटीजन्स, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कभी जो सेवक होते हैं, वे ही उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको मार डालते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आती हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह भी तैयार करने का फैसला ये पहले हुआ था। वैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम इसके पहले भी वर्षों से जो चलता रहा है, जब से आपको आज़ादी हासिल हुई है तब से यह सिलसिला तभी से नहीं शुरू हुआ है, बल्कि पहले से भी यह सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब हम लोगों का यह फैसला है कि अब नेशनल सिटीजन कार्ड भी जो भी भारत का सिटीजन है उसे जारी किया जाना चाहिए। बर्थ एंड डेथ इसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, इसकी बराबर अपडेटिंग होती रहे, और साथ ही साथ इसका डाटाबेस ठीक तरीके से तैयार हो। इस दिशा में भी हमारा गृह मंत्रालय प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। वीजा संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए भी कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए हैं, और सरकार ने इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाने तथा सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इसे सिनर्जाइज करके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए हैं। और साथ ही साथ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है उपसभापति महोदय कि NIGP मिशन मॉडल प्रोजेक्ट यह भी हम लोगों ने तैयार किया है, और हम लोगों का यह लक्ष्य है कि यह 2 वर्ष के भीतर यह 100% कवरेज को हासिल कर ले। टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि यदि कोई दुनिया के दूसरे देशों से यदि यहाँ आता है तो पहले वह अप्लाई कर दे, इंटरनेट के माध्यम से अप्लाई कर दे, और उसके बाद यहाँ आने पर उसको यदि वह व्यक्ति यदि ठीक पाया जाता है, यदि उसका यहाँ आना वैलिड है, तो उसके ऑन अराइवल वीज़ा देने का भी प्रोविज़न हमारे यहाँ है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यह भी एक चिंता का विषय है। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। अब चूंकि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट इसके बारे में संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के पास एक नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और बहुत ही इफेक्टिव वह अथॉरिटी है। और वह अथॉरिटी बराबर कहीं पर भी यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मैं समझता हूं कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने का काम यदि कोई अथॉरिटी करती है तो वो हमारी NDMA करती है। किसी राज्य में यदि प्राकृतिक आपदा के कारण कोई संकट पैदा होता है तो वहाँ के लोगों को जो कुछ भी तत्काल सुविधा मुहैया कराई जा सकती है वह सारी सुविधाएं मिल सकें, इस दृष्टि से भी 2 प्रकार के फंड गठित किए गए हैं और 2 प्रकार की फोर्सेस भी गठित की गई हैं, जिसका नाम है SDRF स्टेट
डिसास्टर रेस्पॉन्स फंड और एक स्टेट डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी होती है। वैसे ही नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फंड। और संसद को, सभी सदस्यों को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि SDRF जो स्टेट के पास फंड होता है उसमें 75% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके पहले जिन जिन राज्यों में यह प्राकृतिक आपदा आई है, उपसभापति महोदय, एक हमारे पास जो NDRF की फोर्स होती है, क्योंकि अभी मैं मालिन गया था महाराष्ट्र में, 100 से अधिक लोगों की जानें वहां पर गई हैं। उत्तराखंड में भी जो हादसा हुआ था, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी NDRF ने किया था। और जाते ही वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने, वहां पर मौजूद आम जो लोग थे उन लोगों ने NDRF की वहां पर प्रशंसा की थी। और इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, उड़ीसा की में जो ही हमको जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर से बात की और मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस के लिए आवश्यकता होगी तो आप मुझे जानकारी दीजिए, वो हर प्रकार का सेंट्रल असिस्टेंस हम मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। मैंने उनको पूरी तरह से इंश्योर किया। उपसभापति महोदय, सबसे पहले भारत में लोकतंत्र है। वैसे बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारे जो नेता विरोधी दल हैं, यहीं से मुझे अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किया है उस संबंध में मैं अपनी 2 बातें उनके सामने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं रखना चाहूँगा। उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर चिंता व्यक्त की और उनका कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। यह सबकी मंशा है। हम जानते हैं भारत किसी एक जाति, एक मजहब, एक पंथ का यह देश नहीं है। हम अपने देश की संस्कृति को भी, की विशेषता को भी हम जानते हैं। लेकिन मैं अपने सरकार की प्रतिबद्धता को भी मैं यहाँ पर, वैसे कई बार कहा जा चुका है, उसे मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम पूरी तरह से, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की डगर पर चलकर, इंसाफ और इंसानियत की डगर पर चलते हुए सबको रोजी रोटी, सुरक्षा और सम्मान कैसे मुहैया कराया जा सकता है, यह हमारी सरकार की चिंता है और यही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उपसभापति महोदय, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, चाहे हम हों, चाहे ये हों, चाहे ये हों, कोई भी, हम सब राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति हम सब केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। समाज का विश्वास यदि हमें किसी न किसी हद तक शामिल है तो हमें राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें राजनीति समाज बनाने के लिए करनी चाहिए। और यह लक्ष्य अपने सामने रखकर हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हम इस हकीकत को भी जानते हैं, भारत को जो आज़ादी मिली है, यदि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग दी, यदि सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया, तो वहीं पर अशफाकुल्ला खान ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। इस हकीकत को उपसभापति महोदय हम समझते हैं। आज देश की सीमा की सुरक्षाओं पर यदि हिंदू हमारा सेना का जवान, हिंदू हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस का जवान यदि शहीद होता है, तो वहीं पर चाहे वह मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, वह भी शहीद होता है। इस हकीकत को हम अच्छी तरह समझते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी माहौल खराब हो रहा है इस देश में, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण माहौल खराब हो रहा है और अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारे
हमारे हमारे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह बात कही है कि यह बराबर एनडीए के नेताओं की तरफ से यह बात कही जाती है कि आप तो हार चुके हो। हार और जीत का सिलसिला तो यह लोकतंत्र में चलता रहता है। हम लोग भी पहले हारे, अब आगे हारेंगे या नहीं हारेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जनता तय करे, वो तो जनता तय करती है, यह हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हारने के कारण आपका महत्व कम हो गया। हमारी नजरों में आपका महत्व कम नहीं है। यदि हम लोकतंत्र की सेहत को बनाकर रखना चाहते हैं सीताराम जी येचुरी, तो उसमें विपक्ष का होना भी यह अपरिहार्य है, यह अनिवार्य है। इस हकीकत को हम समझते हैं। हम आपके महत्व को ऐसा नहीं आंकते कि सत्ताधारी दल में जो सदस्य हैं उनका महत्व अधिक है और हमारे जो दूसरे प्रतिपक्ष की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, हमारे संसद सदस्य, उनका महत्व कम है। हम कभी ऐसा नहीं मानते। आपका महत्व अच्छी तरह हमारी सरकार उसे समझती है। और मैं यह कह देना चाहता हूं, क्योंकि सांप्रदायिकता की भी बात चल रही थी, फिर यह हुआ कि बराबर यह कहा जाता है कि हार गए। तो श्रीमान, मुझे लगता हो सकता है किसी ने कोई बात ऐसी कह दी हो, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन हम लोग कोई भेदभाव नहीं करना चाहते किसी के साथ। जैसा मैंने पहले कहा ना, जाति पंथ मजहब के आधार पर नहीं करना चाहते। आप हमारे हैं, आप दूसरी पार्टी के हैं, तीसरी पार्टी के हैं, इस आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। क्योंकि जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में हम पले हैं, जिस संस्कृति में हम बढ़े हैं, और उसी संस्कृति में पैदा हुए, पले, बढ़े, और आज यहां संसद में खड़े होकर आप बोल रहे हैं और मैं यहां पर यदि मैं बोल रहा हूं, तो उसका एक वेदांत का मूल मंत्र है, उसकी मैं यहां पर उपसभापति महोदय में चर्चा करना चाहूंगा। बहुत छोटा सा है, संस्कृत में। मैं जानता हूं कि जल्दी वह समझ में नहीं आएगा। वेदांत का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही वेदांत का मूल मंत्र है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। अब उस संस्कृति में हम विश्वास करने वाले लोग, यह कैसे हो सकता है कि यह कैसे हो सकता है कि हम इंसान और इंसान से नफरत करें? यानी यह तो संस्कृति में यकीन करने वाले लोग नाग पंचमी के दिन जिस सर्प के काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले नाग को भी गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना जिस संस्कृति में की जाती है, उस संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग इंसान और इंसान के शुद्ध दूध पियोगे? आज सवा 8 बज गया, खाने का इंतजाम तो है नहीं, दूध तो पिला दो। अगर नाग साहब कही दिया तो दूध तो पिला दो। नहीं, शुद्ध दूध पिलाएंगे। नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैंने इसमें काला नाग मैंने किसी आपके प्रति बहस ये संकेत समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूध मांग रहा है वो क्या है? वैसे कभी आजाद साहब, मान लीजिए यदि किसी सदस्य ने कह दी हो कोई बात कि आप हारे हैं, शायद इसलिए कह दिया होगा कि अभी हमको काम करने का थोड़ा कुछ अवसर दीजिए। कभी ज़्यादा शोर शराबा हुआ होगा, उसमें किसी ने कोई बात ऐसी कह दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हम अपने प्रतिपक्षी दल की हम कोई उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा यह कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको याद होगा, अब मैं कोट नहीं करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने कहा था 1984 में संसद में खड़े होकर बहुत बड़ी हस्ती ने यह कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, तो यह कहा था 2 या 3 बस। चुप हो जाइए, 2 या 3 बस।
इतना ही कहा गया। 84 की बात मैं कर रहा हूं। आपको तो याद है। तो होता है कभी कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो उस समय बात कह दिया उसको हम दिल में लेकर बैठे हुए हों, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चलता रहता है, थोड़ी बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की, हम लोगों ने यह नहीं कहा कि आप कांग्रेस को डिसॉल्व कर दीजिए तो कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। पर्पस यह था कि अब कांग्रेस को विदा कीजिए और यहाँ पर बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट बनाइए। यह उद्देश्य, यह मंशा उसके पीछे थी। और शायद जिस कांग्रेस की आपने बात कही, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कांग्रेस के झंडे के तले ही उस समय आज़ादी के सिंह जी गृहमंत्री के साथ शिक्षक भी रहे और अच्छे शिक्षक रहे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत का मायने क्या है, मुझे बताइए। नहीं, वही तो कांग्रेस मुक्त, आप ही तो चाहते हो कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कि बस इस देश में कांग्रेस मुक्त सरकार बना दीजिए। और मैंने यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, चलती रहे, तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितनी भी पार्टियां, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ तो है, इसलिए उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, यह बात सच है कि आप भी जानते होंगे इस हकीकत को कि जब आज़ादी हासिल हो गई थी, आज़ादी की लड़ाई हम लोग कांग्रेस के झंडे के तले लड़ रहे थे, लेकिन आज़ादी हासिल होने के बाद शायद महात्मा गांधी ने यह सोचा होगा कि जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, अथवा जो भी इसके कुछ लोगों ने शहादत दी है, ऐसा नहीं है कि उस समय जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़कर आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे हैं वह बाद में आज़ादी हासिल होने के बाद कांग्रेस में ही रहे हों, ऐसा भी सच नहीं है। ऐसा भी सच नहीं है। और अलग से ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कह दिया था कि कांग्रेस इस नाम से पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चलाया जाना चाहिए, कांग्रेस इस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। यह महात्मा गांधी ने कहा, यह महात्मा गांधी ने दे दी। हाँ, और कहा जी 1948 में डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस से सबसे पहले बाहर आने वाले नासिक सम्मेलन में समाजवादी थे और 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और यस प्लीज, नो प्लीज, और उपसभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य सीताराम जी की तरफ मैं देख रहा था। वैसे मैं जानता हूं, he wants milk, that is what he asked for. उपसभापति महोदय, मैं जानता हूं कि संसद सदस्य जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि जिस समय हम लोग कांग्रेस के बैनर के तले हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जिस आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा की जाती है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक श्री केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, उस अभियान में हिस्सा लिया था और वह भी जेल गए किया था। मैं आपको दे दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। ये सही है, पता लगाओ, इतिहास पढ़ो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। I would like to say a thing. RSS was formed in the year 1925. Yeah.
the same year the Communist Party of India was formed. The same year? Same year, 1925. Communist Party of 1925. Communist Party of India was formed. In fact, it was communists who gave the slogan of Purna Swaraj for the first time in Indian history. No, it is communist. Okay. It is communist. All right, all right. Let us not go in. Let us not. Okay. What I am All trying right. to say. What I am trying to Okay. say. You both parties are Don't- discussing Indian independence. Okay. No. What I am trying If to the say. minister you yields both to parties everybody, are there will be no end to it. Arguing about independence. If he yields It was to everybody, communists there will be who no end played to it. a frontline role in independence struggle. Let us stop discussing history, otherwise it will be a never-ending phenomenon. Yeah. Never-ending phenomenon, of course. Yeah. This is the never-ending phenomenon. And don't yield to everybody. History पढ़ चुके हैं. Yes. Let us try to wind up. ठीक है. Yeah. बाबा साहब अब बोलिए. आपका भाषण अच्छा अब चल बोलिए. रहा है। यहाँ नया इतिहास रचा जा रहा है, किसी पर आपत्ति नहीं है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रावी नदी के किनारे 1929 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। No, sir. Okay, let us not go into this kind of controversies. Yeah. Now, please. थैंक यू वेरी मच। Yes. उपसभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके प्रति समस्त देशवासियों का बेहद सम्मान है, उनकी उन्होंने चर्चा की है और यह कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहली सरकार जो बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार, उस सरकार में मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उपसभापति महोदय, शायद हमारे कांग्रेस के मित्रों को इस बात की निश्चित रूप से जानकारी होगी कि 1952 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक ये पार्टी थी। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस पार्टी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने उनका जबरदस्त विरोध किया था और स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने के लिए उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। इतना ही नहीं 1954 में भी ऑल इंडिया ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उससे पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े। फिर से उनको हराने के लिए कांग्रेस ने अधिकतम जो भी प्रयत्न हो सकता है वह करने की वहां पर कोशिश की और बड़े दिग्गज नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने के लिए उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जाकर अपनी सार्वजनिक सभाएं की थी और जनता से अपील किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की संसद में नहीं पहुंचने चाहिए। इसकी मैं जानकारी यहां पर देना चाहता हूं। और दोनों चुनावों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, उनको यदि हराया किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। ये भी करेक्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंबई कांग्रेस की तरफ से इलेक्ट होके आए और तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बढ़े। नहीं, मंत्री महोदय, आपसे एक ही आग्रह है, इस इतिहास पे ना जाए तो बेहतर। क्योंकि मैं बताऊं, सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो नहीं आ पाए थे महाराष्ट्र से। कम्युनिस्टों ने उनको अनडिवाइडेड बंगाल से उनको भेजा था, लेकिन बाद में आए वो मुंबई से ना, बाद में दोबारा जब वो इलेक्शन हुए तो वो आए मुंबई से। अब ये सब इतिहास में जाने की अब काहे जा रहे हैं आप? I think let us not go into this kind of talk history. Honorable Home Minister Sahab, Honorable Home Minister, Honorable Home Minister, Mantri Mahoday,
Don't go into the history. Come to the point. Let us. It is already late. No. Yes. Please don't yield now. You continue. Please don't yield. Please don't yield. That is it. Don't yield. You proceed. इस You complete. होम मिनिस्ट्री की वर्किंग पर होम मिनिस्ट्री की No, it's not going. It's not going on record. Minister is not yielding. मंत्री जी yield नहीं किया है, अब बैठिए. मंत्री जी not yielding. But he is not yielding. You sit on acknowledge. और मुझे भी शिरडी में हराया. Okay. कांग्रेस ने हराया. All right. Okay, Mr. Minister, please continue. उपसभापति महोदय श्री रामदास जी अठावले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, इसीलिए मैं यील्ड कर गया. अनिल माधव दबे जी हमारे यहाँ के एक संसद सदस्य, उन्होंने बॉर्डर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग के बारे में उसकी चर्चा मैंने अपने पहले ही भाषण में कर दी है, उसके संबंध में क्या किया है हम लोगों ने. और साथ ही साथ उनका कहना है सरहद सामर्थ्य का प्रतीक है. ये बात सच कहा उन्होंने. किसी भी देश के सामर्थ्य का यदि प्रगटीकरण यदि कहीं पर होता है तो सचमुच सीमाओं के माध्यम से ही उसका प्रगटीकरण होता है. तो बॉर्डर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ इंश्योर करने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वो हमारी सरकार उठाएगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों कहा जाता है जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, यह सवाल उन्होंने खड़ा किया था. इसे पाक ऑक्युपाइड भारत क्यों नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं भारत के संविधान में कहीं पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इस शब्द का कहीं पर कोई प्रयोग नहीं हुआ है. बोलचाल में एक इसका प्रयोग सामान्यतः लोग करते हैं, इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है. अन्य भी बहुत सारी चीज़ों का उत्तर मैं पहले ही अपने भाषण में मैं दे चुका हूं, इसलिए रीजनल इम्बैलेंस वगैरह की बात कही है. पुलिस मैनेजमेंट के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है. सही समय पर सही सूचना, माने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसके संबंध में भी प्रारंभ में ही अपने भाषण में मैंने उसकी चर्चा कर दी है. हमारे श्री प्रमोद तिवारी जी, अच्छा भाषण किया प्रमोद जी आपने, और उन्होंने दिल्ली की कानून और व्यवस्था को लेकर एक चिंता व्यक्त की है. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने के अंदर दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो बहुत, ऐसा मैं नहीं मानता. और मैं किसी के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी इसलिए वह जिम्मेदार है. क्योंकि हम इस समय सरकार में हैं तो दिल्ली की और सारे देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उसको इंश्योर करना यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसे स्वीकार करते हैं. तो दिल्ली की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए हैं. सीसीटीवी कैमरा, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने दौड़ाकर सड़क के ऊपर एक नौजवान की हत्या कर दी, शायद वह सीसीटीवी का सिस्टम यदि न रहा होता तो शायद वह बच्चे इसमें न पकड़े गए होते. लेकिन हमारी कोशिश यह है कि पूरे दिल्ली में वह बढ़ाकर अभी आज 2000, 2500 या 3000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लग पाए हैं, वह बढ़ाकर 8000 तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें ताकि पूरी तरह से हम चौकसी बरत सकें इस प्रकार के अपराधियों पर. यह हमारी तरफ से ये कोशिश है. और उन्होंने कहा कि सरहद की पवित्रता को कई बार तोड़ा गया है. सरहद की पवित्रता यदि टूटती है तो केवल सत्ताधारी दल के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि हम समस्त देशवासियों के लिए और सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. हम इस रूप में इसे मानकर चलते हैं. सरहद की पवित्रता को ऐसा नहीं है कि इस बार ही केवल टूटी हो, ऐसा ही नहीं है कि केवल दुनिया के दूसरे देशों से, चाहे चीन हो अथवा पाकिस्तान हो, लोगों का आना वहाँ के सेना का पहली बार हुआ हो, बल्कि चीन तो इसके पहले भी दौलत बेग ओल्डी में आकर 15-20 दिन तक अपना कैंप लगाकर वहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन बाद में उसे वापस जाना पड़ा. लेकिन ऐसे हालात भी पैदा न होने पाए, इसको सुनिश्चित करना यह आवश्यक है और इस हकीकत को हम अच्छी तरह समझते हैं.
और उन्होंने सांप्रदायिक बिंदुओं पर कई चर्चा यहाँ पर की है। और ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी ट्रेन की दुर्घटनाएं 1-2 हुई हैं, लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यह इसमें जो माओइज्म का उसमें कोई हाथ नहीं रहा है। सामान्यतः अब तक जो होता रहा है वह यही होता रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उन पैसेंजर ट्रेन्स को क्षति इन माओवादियों के द्वारा नहीं पहुंचाई जाती है, यह हमारी जानकारी है। नरेंद्र कश्यप जी ने भी जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश पाक द्वारा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, यह चिंता व्यक्त की है। लेकिन हमारी जो भी वहाँ पर सेना के जवान और हमारे फोर्स के लोग हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग जो तैनात हैं, वो पूरी तरह से सजग हैं और कई आतंकवादियों को उन्होंने ढेर करने में भी कामयाबी पाई है। अस्थायी हल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के द्वारा हम इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान निकालें। और यहीं पर मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कश्मीर घाटी की समस्या का भी। कश्मीर घाटी की समस्या जो है, हम चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर भी, वहां की समस्या को सुलझाने के लिए भी किसी तरह एक कंसेंसस बन सके। और मैं तो यह चाहूंगा कि सत्ताधारी दल तो अपनी जगह पर जो भी भूमिका निभाएगा वो निभाएगा, लेकिन हमारे दूसरे राजनीतिक दल और हमारा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पार्टी यदि कोई पहल करे तो मैं इस पहल का स्वागत करूंगा। किसी भी प्रकार का डायलॉग करने को हम पूरी तरह से तैयार हैं ताकि कश्मीर घाटी की समस्या का संविधान हो सके। हम संविधान के दायरे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी ऐसी बड़ी चुनौती, किसी ऐसी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए इंसानियत के दायरे में भी हमको बात करने की जरूरत हुई तो हम बात करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए हैं। सुरेंद्र शेखर राय ने एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन की चर्चा की है। बहुत फेक और मिस्टर रंगराजन, बहुत लोग हैं, मिस्टर रंगराजन ने भी चर्चा की। सर 1 सेकंड सर, मिस्टर येचुरी प्लीज। सर 7 अगस्त जब चर्चा हुई थी उस समय मैंने भी भाग लिया। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाया था कि 23 जनवरी उन्होंने जब कटक गए थे नेताजी की जन्मभूमि पर, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नेताजी के बारे में जो तथ्य सरकार के पास है वो सार्वजनिक किया जाएगा। मैंने पूछा था कि इसके बारे में सरकार का अभी रवैया क्या है, ये जरा सदन को बता दीजिए मेहरबानी करके। वैसे माननीय सदस्य के द्वारा यह बात हम सबकी संज्ञान में लाई गई है। मैं इसके संबंध में कुछ जानकारी मंत्रालय के द्वारा मैं हासिल करूंगा कि ये एक्चुअली वस्तु स्थिति क्या है, इस संबंध में मैं जानकारी हासिल करूंगा। ये बात हमारे शेखर राय जी के द्वारा ये उठाई गई थी कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स फोन आर बीइंग ट्रैक्ड, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा किसी पॉलिटिशियन का कोई फ़ोन ट्रैप नहीं किया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे होम मिनिस्ट्री को जो सूचनाएं हैं उस आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। जहां तक डी कंपनी का सवाल है, नहीं और नहीं करने को कोई अथराइज नहीं है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी नहीं, आजकल की टेक्नोलॉजी कब कौन और कैसे उसका दुरुपयोग कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका कुछ उपाय निकालिए आप। अगर ये टेक्नोलॉजी का ये है तो इसका कुछ उपाय। सबसे बड़ी बात जो साइबर क्राइम की एक चर्चा किसी माननीय सम्मान उठी थी कि बिना आपकी इजाजत की नहीं होता, बिना आपके आदेश की ये प्राइवेट कंपनियां ये सब सूची इंफॉर्मेशन कैसे बेच रहे हैं। नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है और देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी सीरियस मामला है। इसके बारे में कुछ आप करिएगा। माननीय गृह मंत्री जी का मैं ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के ऑफर जो इंटरसेप्टर्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ
इंपोर्ट कर रहे हैं। और आप ही की द्वारा एक रिपोर्ट है प्राइवेसी इंटरनेशनल के अंतर्गत इंडिया की, जिसमें कि बताया गया है कि 11,000 से ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आज देश में मौजूद हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, ये अत्यधिक संवेदनशील विषय है, इसके बारे में अगर आप ठीक समझते हैं तो आप आपके गृह मंत्रालय के अंदर ही एक कमेटी बनाएं, जिसके माध्यम से इस संपूर्ण मसले पर आप इसका बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेन्स हैं उनको शामिल करें, और साथ में हर तरह से कौन का किस क्षेत्र में इसको प्लग किया जा सकता है, इस पर विचार करें। अच्छा सुझाव है, इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे दाऊद कंपनी के बारे में प्रश्न खड़ा किया था हमारे शेखर राय जी ने। वैसे दाऊद को तो मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने भी टारगेट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो सके और वो उसको भारत लाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारी तरफ से भी वो प्रयत्न जारी है। कोई अपराधी दुनिया के किसी भी देश में हो तो वो बचकर नहीं निकलना चाहिए, यह तो किसी भी सरकार के द्वारा प्रयत्न होना चाहिए और हमारी सरकार भी यह कर रही है। राहुल मनोज पांडेन जी ने भी महिला फोर्स हर जिले में होनी चाहिए। तो वैसे सामान्यतः राज्य सरकारें अपने स्वयं का जो उनका फैसला है उसके आधार पर महिला फोर्सेस को बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है और उसको बढ़ा रही हैं। वैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इन राज्य सरकारों को समय समय पर महिला पुलिस बल की यह संख्या बढ़ाए जाने की एडवाइजरी यह जारी की जाती रही है और अब भी वह एडवाइजरी उनको जारी की गई है। और 9 घंटा चर्चा किया तो फिर आई थिंक लंबा इंटरनेट के जवाब से आपको नहीं ठोक रहा हूँ, ना ठोकना चाहता हूँ। सबको रिप्लाई हो गया। नहीं, अगर इतनी बड़ी पर्चा है हाथ में तो बेशक मतलब, क्योंकि हम कम्युनिस्टों को आदत है भूखे रहने की, लेकिन अब यहाँ पे हम ही नहीं, ऑफिसर लोग भी है, पत्रकार भाई भी है, तो आप एक आधा घंटा आप रिसेस लीजिए, खाना के इंतजाम करिए आप उपाध्यक्ष यू आर हम बैठे उसके बाद you are very minister is very liberal, so everybody is again asking questions. That is the don't be so liberal and yielding. I'm asking you, will you order for food and then give us? Yes, I think वैसे so उप सभापति महोदय मैंने पहले ही I think you have met all points. उप सभापति महोदय मैंने पहले ही कहा मैं किसी संवाद को रोकना नहीं चाहता। किसी संवाद को मैं रोकना नहीं चाहता और जो भी हमारा सदस्य बोलना चाहेगा मैं निश्चित रूप से मैं उसे सुनना चाहूंगा। और एक सम्मानित सदस्य मिस्टर रंगराजन ने जो तमिलनाडु के एक रिफ्यूजी कैंप में विजिट करने की बात उन्होंने कही है, मैं इस संबंध में जानकारी करूंगा और उधर की यदि यात्रा होगी तो मैं निश्चित रूप से वहां जाना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह उड़ीसा ने जनसंख्या नियंत्रण का उन्होंने आग्रह किया है कि यह होना चाहिए। तो बात सही है, जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उस पर तो नियंत्रण करना यह आवश्यक है। अब इस संबंध में अभी हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी निर्धारित करेगी उसकी जानकारी निश्चित रूप से इस सदन को दी जाएगी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ने पहली बात तो यह कही है कि पीएम इज टेकिंग पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही लोकतांत्रिक पद्धति से काम करने वाले मैं बताऊंगा और मैं केवल मैं समझता हूं कि उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर देने की आवश्यकता कोई नहीं होगी। मैं केवल माननीय दिग्विजय सिंह जी से यह मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कौन सा ऐसा डिवीजन, कौन सा ऐसा सेक्शन जो अब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहा है उसको जो है
प्राइम मिनिस्टर ने उससे बाहर कर दिया हो अथवा उसे माइनस कर दिया हो, अथवा वह उसमें सवाल पर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय दिग्विजय सिंह जी से कि कहां पर होम मिनिस्ट्री ने कोई फैसला किया है और उसमें प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। मैंने अनुरोध ये किया है कि एसीसी में जो फाइल मंत्रियों को निकाल गृह मंत्री जी के माध्यम से जाती थी, अब प्रधानमंत्री से लौटकर सूचनार्थ उनके पास पहुंच रही है। सारी मंत्री निकालती है। आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा। अच्छा रहा होता कि हमारे वरिष्ठ संसद सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह जी इस संबंध में मुझसे बातचीत कर लिए होते। यदि मैं कहीं बाहर रहा, जल्दबाजी में यदि फाइल यदि आनी है तो सीधे हमारी उनसे बातचीत हो गई है। कभी कभी उन्होंने हमारे पीएस को, उनके कार्यालय से हमारे पीएस को जानकारी मिली, पीएस ने मुझे बताया और उसके बाद उसकी कंसेंट दी गई। एक चीज सामान्यतः चूंकि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं कि टीओपीटी डिपार्टमेंट जो होता है, कार्मिक जो विभाग होता है, वो किसी के अधीन सामान्यतः यदि होता है तो वह चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ही अधीन होता है। अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है, वह जो भी होती है वह सीएम और प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से ही होती है। लेकिन यहां पर कैबिनेट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट्स जो है, उसमें जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हो रहा है, कहीं पर कोई बदलाव नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर हम उन फाइलों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो क्या माननीय गृह मंत्री जी जानकारी देने के लिए सहमत होंगे? क्या कितनी कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट के बारे में कितनी फाइलें आपके यहाँ से रूट हुई है, अगर आप उसकी जानकारी देने तैयार हैं तो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मांगना चाहूंगा। संजय बालू जी ने क्या लिखा पढ़ो। मैं कई, एक दो नहीं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कई ऐसी 20-25 होंगी, जो 20-25 फाइलें ऐसी होंगी जिनके बारे में कह सकता हूं। जावड़ेकर जी क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? ये दिग्विजय जी हम गृह मंत्री जी के साथ सहानुभूति जता रहे भाई। हाँ, आप उस पर क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने सहानुभूति 72 जीत गया, हम तो चाहते थे 160 क्लब जीते। सहानुभूति की जहां तक आवश्यकता है, सहानुभूति की कोई आवश्यकता है नहीं। अनावश्यक सहानुभूति जताने का क्या औचित्य? I think now Honorable Home Minister will try to wind up. और दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही है कि आरएसएस इज बिग थ्रेट फॉर दिस नेशन। मैं Home Minister is enjoying, that is उप सभापति महोदय, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस इस देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मत भूलिए, आरएसएस के कैंप में महात्मा गांधी, जिनको आज भी हम अपना पूज्य मानते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, उन्होंने भी जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की। इतना ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है, उसकी सराहना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की। और इतना ही नहीं, बल्कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, उसमें जो उनका वेश है, गणवेश जिसे बोलते हैं, वह पहनकर शिरकत करने की और उनकी परेड कराने की जो है उन्होंने इजाजत दी थी, स्वयं उन्होंने दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को समझा। लाल बहादुर शास्त्री ने भी प्रशंसा की। ओके, ऑलराइट, now please stop this kind of reaction. This sort of atrocious, uncalled for remarks, then people will say it is the Congress which has ruled the country and ruined the country. पूरा देश में आपके कारण से विभाजन हुआ, दिग्विजय जी, now please टेंडेंसीज आया। Let us not have this kind of altercation. इसका बहस करें, अच्छा नहीं है। Let us not have this kind of altercation. Yeah, please. Now that's all. That's enough. Now let the minister conclude, please. Please don't interrupt the minister now. जो कोर्ट में साबित हुआ है, अरे बैठिए, वो सच्चा है, ये एक्सपंज करो। ये आरएसएस के विचारधारा से खून हुआ, ये मंजूर नहीं है, ये बंद करिए। Okay, I will.
I will examine. उपसभापति महोदय, I will examine the records and expungivity there. केशव राज जी ने यह चिंता व्यक्त की है। No, please. कि सेंटर टेकिंग अवे पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ It is already very late. Now, please. Let us conclude it and go. तेलंगाना राज्य का जो अधिकार है उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है, यह बात हमारे केशव राव जी ने कही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम किसी राज्य का जो अधिकार है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि उसके अधिकार और जो कर्तव्य हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसे सुनिश्चित करना हमारे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित वह करना चाहते हैं, द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014 का है, उसके सेक्शन 8 में जो प्रोविजंस हैं, गवर्नर की क्या अधिकार है, और विशेष रूप से जो कॉमन कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, हैदराबाद और साइदराबाद, उसके लिए क्या गवर्नर के अधिकार हैं, इस संबंध में केवल गृह मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी एक साधारण सी जारी की गई है। वह जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है आंध्र प्रदेश का, उसके सेक्शन 8 के अंतर्गत की गई है। कहीं पर उस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं हुआ है, और उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आगे भी किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं होगा। श्री राम, इस संसद के वरिष्ठ सदस्य श्री राम गोपाल जी यादव ने भी कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर चिंता व्यक्त करते हुए, वैसे सरकार उन्हीं की है, लेकिन चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है, जो भी वहाँ के हालात रहते हैं उनको डिस्टॉर्ट करने की वो कोशिश करती है। लेकिन इसे मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जो वहाँ पर कम्युनल हार्मनी कैसे स्टेब्लिश की जा सके, उन्हें हम सबको मिलकर प्रयत्न करने की वहाँ पर आवश्यकता है। क्योंकि कम्युनल हार्मनी का सवाल हम राजनीतिक पार्टियों के आधार पर इसे बांटना नहीं चाहते, हम इसके लिए किसी को लांछित भी नहीं करना चाहते, बल्कि कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश करने के लिए जिस भी प्रकार के गवर्नमेंट के कोऑपरेशन की जरूरत होगी, मैं राम गोपाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, उस प्रकार का कोऑपरेशन, उस प्रकार का असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मिसयूज ऑफ फंड्स एंड मनी फॉर द डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट सफरिंग ड्यू टू टेररिस्ट, ये उन्होंने कहा है। वैसे हम लोग यह सिलसिला प्रारंभ करने वाले हैं कि जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड्स जाते हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समीक्षा होती रहे। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो फंड गया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी समय समय पर भिन्न भिन्न मंत्रालयों के द्वारा इसकी समीक्षा की जाती रही है। उन्होंने एक यहाँ पर बात रखी है कि स्टेट पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाना चाहिए। यह मांग आपकी जायज़ है। मैं देखूंगा कि जो भी हमारे पास फंड उपलब्ध है, चूँकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके लिए जितना अधिकतम हो सकता है वह हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। पुलिस में जो वैकेंसीज हैं, तो मैं समझता हूँ स्टेट पुलिस में जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिलअप करना यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की जो वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करने के लिए जो भी कदम हम लोगों ने अब तक उठाए हैं, जो भी कदम हम लोगों ने उठाए हैं उपसभापति महोदय, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यह बात सच है कि विगत कई वर्षों से बराबर IAS और IPS ऑफिसर्स का सिलेक्शन जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था। कुछ समय तो कुछ वर्षों का ऐसा रहा जिसमें केवल प्रतिवर्ष 80 ऐसे IPS ऑफिसर्स का ही सिलेक्शन हो पाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि प्रतिवर्ष लगभग 130 से लेकर 150 IPS ऑफिसर्स का सिलेक्शन हो सके। इसको हम लोगों ने अभी सुनिश्चित किया है। ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटी, इनको स्पेशल केयर तो मैं समझता हूँ हर सरकार देने की कोशिश करती है, और हम लोग भी जितना अधिकतम जो कुछ भी मदद की जा सकती है वह करेंगे। अशोक गांगुली जी ने सेफ्टी ऑफ वुमेन, कंट्रोल ऑफ राइजिंग केसेस और चाइनीज इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ ईस्ट, इस संबंध में चिंता उन्होंने व्यक्त की है। चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ना चाहिए, इससे हम सभी सहमत हैं, और मैं ऐसा नहीं। और एच के दुआ ने NCTC, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट
ये इसके दुआ साहब ने ये इसको जानने की कोशिश की है कि इस पर क्या स्थिति है, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूं कि इस टेररिज्म को रोकने के लिए जिस भी प्रकार की सिस्टम की ज़रूरत होगी उस पर हम बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए उस प्रकार का सिस्टम बनाएंगे। ज़रूरत होगी कोई और एक्ट बनाने की, लेकिन मैं समझता हूं जो भी अब तक के हमारे पास कानून उपलब्ध है उनके माध्यम से भी हम आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून कोई बहुत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विजन में क्लैरिटी चाहिए और फर्म कन्विक्शन चाहिए उपसभापति महोदय। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि दो चीजें होंगी तो बुरा ना मानिए, मैं अब फिर से ठोक दे रहा हूँ, वर्बल टेररिज्म पे क्या करोगे? नहीं वैसे डेमोक्रेसी में जो वर्बल टेररिज्म है, ओरल टेररिज्म है, मैं समझता हूं उससे किसी को आतंकित नहीं होना चाहिए। ओके। अश्विनी कुमार जी ने प्रॉब्लम साहब डिनर देना पड़ेगा। Why don't you ask for dinner? जी। I have to speak 1 minute after you speak. अश्विनी कुमार जी ने इन्होंने ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उस पर कहा है कि जो स्मगलिंग होती है उसके संबंध में भी मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं। संजय रावत शिवसेना ने कंट्रोल सिम्मी एक्टिविटीज़, तो सिम्मी पर ऑलरेडी जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। एलओसी को स्ट्रेंथन करने की बात उन्होंने कही है। कंट्रोल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए भी जो बॉर्डर मैनेजमेंट की चर्चा मैंने पहले कर दी है, इसलिए उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त हमारे चतुर्वेदी जी ने वरिष्ठ सदस्य हैं श्री सत्यव्रत जी चतुर्वेदी, उन्होंने राजभाषा को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो मैं ये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, भाषा ही नहीं, लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि बोल, डायलेक्ट, वो कैसे उन्हें इनरिच किया जा सके, कैसे उन्हें समृद्धशाली बनाया जा सके, इसके प्रति भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी सभी भाषाओं को इनरिच करने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए वो सारे कदम हम लोग उठाएंगे। उड़िया गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस एंड मनी बी गिवन टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर इट्स, ये एचआरडी का एक सब्जेक्ट है, ये हमारे मंत्रालय से नहीं जुड़ा है, इसलिए इस संबंध में मैं कोई थोड़ी देर और धैर्य रखिए। नहीं, अभी हमारे मित्र श्री केशी त्यागी जी छूट गए। नहीं, अंत भला तो सब भला। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें संबंधित स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बिना कंसेंट के हुआ है। वैसे जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो कंसर्न्ड स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि अब तक जितने भी गवर्नर्स की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हुई है, उसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ इसके पहले ही मैंने कंसल्ट किया है। इतना ही नहीं, कंसल्टेशन में मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है, मैंने यह भी बतला दिया कि हम इन नामों पर विचार कर रहे हैं, फला व्यक्ति की संभावना अधिक लगती है मुझे, यह भी संबंधित मुख्यमंत्रियों को मैंने जानकारी दे दी है। जितना अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है वह करने की हमने कोशिश की है। उन्होंने चंपारण की 100वीं सालगिरह केशवी त्यागी जी की ने ही यह प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। यह विषय केवल चूंकि सांस्कृतिक मंत्रालय जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। हमारे श्री शरद यादव जी जो इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और साथ ही साथ पाल मनोज पांडियन ने कुछ इशूज यहाँ पर रेज किए हैं। हाउसिंग फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज नीड टू बी इम्प्रूव्ड, इसके लिए भी कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹8,036 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर द CAPPFS इन द 12th 5-year प्लान पीरियड, और 2012-13 में भी 918 करोड़ हमने दिया है।
और 902 crore was utilized for construction of the houses for CAPF personnel, and 3,602 houses have been constructed and delivered. In 2013-14, 592 crore was provided and rupees 578 crore was utilized for construction of houses for the CAPF personnel. 2,246 houses have been constructed and delivered. 2014-15, 1,195 crore has been provided for construction of houses for CAPF personnel. 4,109 houses are targeted to be delivered. Proposals appraised and under consideration. आगे भी SSB के लिए, AR के लिए और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 21,655 हाउसेज बनाने का हमारा टारगेट है। ये प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 13,072 हाउसेज फॉर CISF, ITBP, CRPF ये अलग से बनाने का ये होम मिनिस्ट्री का ये डिसीजन है। शरद यादव जी ने इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे सवाल कोबरा और CRPF पुलिस के बारे में उठाए हैं उन्होंने, उसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। So okay, how much more time you need, Mr. Minister? मैं तो जब भी हमारे माननीय संसद सदस्य कहेंगे तभी मैं समाप्त करूंगा। आप इतना लिबरल है, इतना डेमोक्रेटिक है, और खाना देना पड़ेगा, लंच डिनर देना पड़ेगा। जावड़ेकर डिनर देना पड़ेगा। श्रीमान इससे पहले मैं जो है उनको कदर करना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी देर तक हमारी सब सवालों के जवाब देते रहे, उसके बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं बची सर और उनके ये टैक्टिक्स जो है बहुत महान है, मतलब मानना पड़ेगा, बहुत महान। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर साहब, आपने फरमाया था कि शायद कांग्रेसियों को जानकारी नहीं है, आपका बड़ा बंद था, यहाँ पर रुक गए कि लीडर अपोजिशन को जानकारी नहीं है, अपने कांग्रेसियों को जानकारी नहीं है कि हमने अपने भाषण में बताया था कि अंबेडकर साहब कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, इस कानून मंत्री थे, सॉरी कांग्रेस जब प्रधानमंत्री था कांग्रेस का, तो उस वक्त वो लॉ मिनिस्टर थे। आपने उसको काटने की कोशिश की थी कि कांग्रेस ने उसको हराया वगैरह सब मैंने इस बीच में, आज नेट का तो इतना फ़ायदा है, 15 पन्ने का अंबेडकर साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में लेके, इसमें खाली मैं 4 लाइन का उल्लेख करूंगा जो इसमें लिखा है। 15th August 1947, India obtained her independence. Dr. Ambedkar was elected to Constituent Assembly by the Bombay Legislature Congress Party. By the Bombay Legislature Congress Party, full stop. Dr. Ambedkar joined Nehru's cabinet, full stop. He became the first law minister of independent India. The Constituent Assembly appointed him to the drafting committee, which elected him as chairman on 29th August 1947. Then I will come to what you, Honorable Home Minister, said. Then on 11th October 1951, Dr. Ambedkar left the cabinet. So he left the cabinet. That means he was no more part of the Congress or part of the government. And on January, I'm just reading what I have brought from the net. Then on January 1952, so what Honorable Home Minister said, that starts from 1952. That is, Dr. Ambedkar was defeated in the first Lok Sabha election held under the Constitution of India, Indian Republic. Congress candidate N.S. Kajolkar defeated
Dr. Ambedkar. So the first I was mentioning from first day from 1947 to 51. उपसभापति महोदय, जो मैंने कहा और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसमें कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कही थी, हमने लोकसभा की बात कही थी कि 50-50। सर 1947 से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तब वो पश्चिम बंगाल से आए। वही तो बात वही कह रहा था। नहीं ये चाहिए आप कहाँ तक जाओगे? इसलिए सुबह मैं कह रहा था, गृह मंत्री सुबह मैं कह रहा था जब भारत रत्न की बात आ रही, वो भी आपके मंत्रालय में है, वो कह रहे थे कितने अब पुराने लोगों को देंगे, तो मैं बोला अगर इस हालत में तो आप गौतम बुद्ध तक पहुंचना पड़ेगा आपको 6th सेंचुरी BC में। हाँ, तो इसलिए उतनी इतिहास में मत जाइए, मतलब वर्तमान। सीताराम जी, आपकी बात को हम कहाँ कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, उसके पहले सीताराम तक भी जाना पड़ेगा ना। नारायण लाल जी, ये इन्होंने पुलिस की स्ट्रेंथनिंग की बात कही है, उसके अतिरिक्त जो नारकोटिक्स, हीरोइन और अफीम गांजा की तस्करी होती है, इस पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है। इस पर हमने पहले ही विचार व्यक्त कर दिया है। भालचंद्र मुंगलकर जी ने भी भालचंद्र जी ने यह कहा है कि नो मोर क्लैरिफिकेशन, उन्होंने कहा नो मोर क्लैरिफिकेशन, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बनी ही थी आज़ादी हासिल होने के बाद, इसलिए उसको करने का कोई सवाल नहीं। और राष्ट्रीयता की डेफिनेशन की बात उन्होंने कही थी। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयता की डेफिनेशन समय समय पर बदलती नहीं है। जो राष्ट्रीयता की डेफिनेशन थी वह है गोधरा के दंगों की उन्होंने चर्चा की थी, ये भालचंद्र जी ने। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में केवल गोधरा का ही दंगा नहीं हुआ है, गोधरा के पहले उसी गुजरात में भी दंगे हुए। और इतना ही नहीं, मैं उस असम में जबकि कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी मिस्टर सैकिया शायद वहां के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जो दंगा हुआ था 24 घंटे के अंदर 5000 से अधिक लोगों की जानें वहां पर गई थी। नेली में हुआ था, वहां पर 5000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। और इसके पहले गुजरात में भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, श्री हितन देसाई जी उसके मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। कई ऐसे मस्जिद तोड़े गए, कई ऐसी मंदिरें तोड़ी गई। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी यदि दंगा फसाद होता है तो अपने में दुर्भाग्यपूर्ण है, वह हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसे कंडम किया जाना चाहिए। और सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने की दृष्टि से जितनी अधिकतम पहल हो सकती है वह करना चाहिए। विजय गोयल जी ने भी बहुत सारी समस्याओं की चर्चा की है। असम में NRC की चर्चा की है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। तो मैं सदन को जानकारी उपसभापति महोदय देना चाहता हूं कि NRC की फंक्शनिंग ठीक तरीके से चल सके और इसका काम तेजी से चले, इसके लिए जो आवश्यक धनराशि है वह आवश्यक धनराशि भी हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी कुछ ही दिनों पहले वह उपलब्ध असम को कराई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की सुविधाओं के बारे में, वह स्वयं सुविधाओं में कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं और हमारी सरकार के कारण वह सारी कमी पैदा हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें सुविधाएं वह मुहैया होनी चाहिए। MS गिल साहब ने बहुत ही कुछ कंस्ट्रक्टिव और रिफॉर्मेटिव ऐसे सुझाव दिए। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साथ बैठें और उसके लिए कोई वह एक्शन प्लान तैयार करें और कुछ अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करें। उनका यह सुझाव अच्छा है। कुछ अन्य लोगों को जहां तक सुझाव लेने का प्रश्न है, हम इस दिशा में पहल करेंगे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और रिक्रूटमेंट ऑफ द IAS और IPS ऑफिसर्स की बात कही है और फोर्सेज में 30% वीमेन रिजर्वेशन की उन्होंने बात कही है। तो फोर्सेज में मैक्सिमम परसेंटेज महिलाओं का बढ़ सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लैंग्वेजेस की चर्चा मैंने पहले ही कर दी और हमारे रत्नपुरी साहब ने ये आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की बात कही है कि इसको हटाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि
वहाँ पर यह अभी कोई कंसेंसस इस मामले में नहीं बन पाया है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाना चाहिए। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि यह गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है कि गवर्नर यदि क्षेत्र को सीमित करना चाहता है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जिस क्षेत्र में आज प्रभावित है, यदि उसको कम करना चाहता है तो उस क्षेत्र को वह कम कर सकता है बाय ये ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन, उसे कम कर सकता है, यह गवर्नर का अधिकार है। और उसके स्किल डेवलपमेंट के कार्य और उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। उपसभापति महोदय, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार कश्मीर की, जम्मू की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी एजेंट की मदद नहीं लेगी। मैं माननीय संसद सदस्य को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं, बल्कि जो कुछ भी पहल हो सकती है वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार वह पहल करेगी। वहां की राज्य सरकार को भी विश्वास में लेकर जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी हम वह कदम उठाएंगे। डी राजा साहब ने क्राइम की बात कही है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की चिंता उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है बल्कि यह सेकुलर स्टेट है। इस हकीकत को सभी स्वीकार करते हैं, भारत थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, यह है सेकुलर स्टेट है। और रायट साहब गुजरात और भारत का जो फेडरल कैरेक्टर है, भारत के उस फेडरल कैरेक्टर की को हम स्वीकार करते हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत का जो ये एक फेडरल फेडरल कैरेक्टर है, उसकी यही ताकत है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उस पर कहीं की कोई विमत नहीं हो सकती। शांताराम नाइक, बस आ गया, खत्म हो गया, चिंता हो गया। एक मिनट, शांताराम नाइक जी ने कहा है कि मोदी नहीं आप विड्रा न करिए, आपका सहयोग चाहिए। विजय आप लोग शांत रहिए। शांताराम नाइक जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वाज प्रोजेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। हाँ, उन्होंने कहा यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप था यह पार्टी का। मैं ये बतलाना चाहता हूं यह अनडेमोक्रेटिक नहीं था। जो भी यदि हमने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुनकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं उनसे हमारी पार्टी बनती है और वह पार्टी ही एक वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करती है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन मैं ही था। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का यह यूनानिमस डिसीजन था कि श्री नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के बावजूद जब बीजेपी एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की जब बैठक हुई उसमें भी यह सवाल खड़ा किया गया कि यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन यूनानिमसली श्री नरेंद्र मोदी एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के इलेक्शन लीडर वह इलेक्ट किए गए, तब उन्हें बनाया है, डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया है। लेकिन किसी नेता के जनता ने स्वीकार कर लिया भाई, अब किसी नहीं मांगेंगे, अब कभी नहीं मांगेंगे। उपसभापति महोदय ऐसा नहीं किया है कि कोई व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर रहा हो और पूरे संसद सदस्य यह कह रहे हो कि हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, आपको स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं किया है। हमने जो कुछ भी किया है बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से किया है। और विश्वजीत डाइबरो आसाम ने
उन्होंने कहा है नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है, वह समाधान करने के लिए हम लोग लगे हैं। इंटरलॉकुटर्स जो है पॉइंट किए जा चुके हैं, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। हुसैन दलवाई साहब ने मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन पुलिस में होना चाहिए, यह बात, यह सुझाव उन्होंने दिया है, इस सुझाव का स्वागत है। हमारा तो कहना है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी शामिल होने के योग्य है वह शामिल हो सकता है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुसैन दलवाई साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज के ऊपर भी जो जुल्म हो रहा है उस पर चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं समझता हूँ बहुत ही यह हेल्दी अप्रोच है, और यहाँ पर पाकिस्तान से पीड़ित होने के बाद जो भारत आ रहे हैं माइनॉरिटीज, और विशेष रूप से हिंदू और सिख जो आ रहे हैं, उनको कैसे यहाँ पर उनकी चिंता भी हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। ये भी स्वामी, वही सबसे बड़ी बात है कि चिंता यदि उनकी की जाती रहे तो सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो सकता है। स्वामी साहब ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में उन्होंने कहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, यह भी उन्होंने सुझाव दिया है। इस स्वागत है। आनंद भास्कर ने, हमारे संसद सदस्य, इन्होंने ई गवर्नेंस और के साथ साथ साइबर क्राइम को रोके जाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाने चाहिए, इसके संबंध में स्वयं भी अपने अधिकारियों के साथ बैठकर मैंने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस कर दी है और कहा है कि निश्चित संबंध में इस पर विचार होना चाहिए। मिस्टर थंगावेलू ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम, मिस्टर भगत ने, मिस्टर भगत संसद सदस्य ने, बाकी आपको चिट्ठी लिख सकते हैं मेंबरों को। बस खत्म है। यहाँ तक फिशरमैन, भाई आप चुप रहिए। मिस्टर भगत ने फिशरमैन की समस्याओं के संबंध में उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक कार्ड्स जारी नहीं हुए हैं, लेकिन बायोमेट्रिक कार्ड्स जारी करने का काम तेजी के साथ हो रहा है। मैं इसे देखूंगा कि जिस स्थान का प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है वहां पर बायोमेट्रिक कार्ड अभी तक क्यों नहीं बन पाए हैं। मोहम्मद अदीब साहब ने भी अनुभव भारत के रघुवंशी जी की बात कही है, और मैं अदीब साहब, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो विषय आपने यहाँ पर आज रेज किया है उसके संबंध में यदि आप मुझे जानकारी दे सकेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं देखूंगा कि आगे उसमें क्या किया जा सकता है। उन्होंने एक बात उन्होंने उपसभापति महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करने की आवश्यकता है। यह हमारी सरकार की तरफ से यह पूरी यह कोशिश होगी कि भारत का जो भी नागरिक है किसी के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग में किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए। हम किसी भी सूरत में हम उसको अलग से अलग थलग नहीं रखना चाहते, सबको साथ लेकर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तभी हम भारत का विकास कर पाएंगे। और भारत को महान यदि भारत बनाना है तो हम सभी मिलजुल कर एक दूसरे से कंधा मिलाकर जब आगे बढ़ेंगे, सीताराम जी योचरी और हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, तभी हम इस देश को जो आगे बढ़ा पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।